बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम प्रोफेसर नवीद असलम डोगर और आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिस टॉपिक के ऊपर अपनी डिस्कशन को, वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। इस टॉपिक के अंदर हम पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रही हैं, और उसके बाद हम उनकी रेमेडीज को भी डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स। अगर CSS के 2023 का आप एग्जाम देखें तो 2023 के एग्जाम में पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में पूरे 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर आया था, और इसलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, और डेफिनेटली फ्यूचर में भी इसके ऊपर PMS में, CSS में या कंपेटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोडक्शन में अगर जाऊं तो यू मस्ट नो दिस कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, उसकी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो बेसिकली एग्रीकल्चरल सेक्टर है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने के हवाले से। पाकिस्तान कुछ बहुत ही 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। इसमें जो है वो व्हीट है, राइस है, शुगर केन है, राइट। तो ये चीजें पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। अच्छा, अगर एक ओवरव्यू हम दें पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से, तो पाकिस्तान का जो ओवरऑल GDP है उसका 18.5% जो GDP है दैट इज अर्न थ्रू एग्रीकल्चरल सेक्टर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, तकरीबन 42.8% जो हमारा 42.8% जो है, जो हमारी लेबर फोर्स है, दैट बिलोंग्स टू एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है जी, हमारी 42.8% लेबर फोर्स जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से बिलोंग करती है। और अगर एक्सपोर्ट्स देखें तो टोटल जो हम चीजें एक्सपोर्ट करते हैं उसमें जो 70% प्रोडक्ट्स हैं वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, वो एग्रीकल्चर से बिलोंग करती हैं, वो प्रोडक्ट्स जो हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। लिहाजा एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो डेफिनेटली उसमें वो प्रोग्रेस नहीं हो रही जो कि होनी चाहिए, राइट। और वो प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? वो प्रॉब्लम्स कुछ टेक्निकल भी हैं, कुछ इकोनॉमिक भी हैं, इसके अलावा कुछ नेचुरल इश्यूज भी हैं, कुछ जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। और इन तमाम इश्यूज को हम इस लेक्चर के अंदर जो है, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से हमने एक लिस्ट बनाई हुई है। तो उस लिस्ट के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला इशू है दैट इज लिमिटेड कल्टीवेबल लैंड। देखिए जी, पाकिस्तान के पास जो टोटल लैंड है वो डेफिनेटली 76.9 मिलियन हेक्टेयर्स है। ये पाकिस्तान का टोटल लैंड है, ऑलमोस्ट इतने मिलियन हेक्टेयर्स पाकिस्तान का टोटल लैंड है। और इस टोटल लैंड में से तकरीबन 30 मिलियन हेक्टेयर, 30.0 मिलियन हेक्टेयर जो है, ये वो एरिया है जिसके ऊपर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, राइट। तो अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तकरीबन इसी एरिया के साथ तकरीबन 8 मिलियन हेक्टेयर एरिया ऐसा है, 8 मिलियन हेक्टेयर एरिया वो ऐसा एरिया है जिस पे हम कल्टीवेशन नहीं कर रहे, जिस पे कल्टीवेशन हो सकती है, यानी दैट इज अनकल्टीवेबल लैंड। ठीक है, और ये वो लैंड है जिसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं और हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसको हम कल्टीवेट नहीं कर रहे, उसकी बहुत सारी टेक्निकल रीजंस भी हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, ठीक है जी। और बहुत सारी जो है वो रिसर्च के हवाले से भी इश्यूज हैं, लैंड डिग्रेडेशन के हवाले से भी इश्यूज हैं। बहरहाल ये 8 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है ये हमारा अनयूटिलाइज्ड है। ये एक पहला इशू है। अब दूसरे इशू की तरफ अगर आप आते हैं तो दूसरा हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम है दैट इज वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी।
देखिए, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी, इनको हम ट्विन प्रॉब्लम्स कहते हैं। बेसिकली वाटर लॉगिंग का मतलब ये होता है कि जब सॉइल के अंदर, जमीन के नीचे वाटर टेबल बढ़ जाए, ऊपर आ जाए और क्रॉप रूट जोन में जो है वो मॉइस्चर कंटेंट्स बहुत ज्यादा हो जाए, जिसकी वजह से फिर हमारी क्रॉप्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगी, तो उस इशू को हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। वाटर लॉगिंग में हमारा वाटर टेबल राइज होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि जब वाटर लॉगिंग बढ़ जाती है, वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, वो वाटर ऊपर आता है सरफेस पे, वाटर वेपोरेट हो जाता है और वाटर के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं वो सॉइल में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। इस इशू को हम सैलिनिटी बोलते हैं और इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम ट्विन प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो आप ये जहन में रखिए कि हमारा जो बहुत सारा लैंड है वो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की वजह से बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है उतनी नहीं ले पाते जितनी हम ले सकते हैं। तो एक डाटा के अकॉर्डिंगली तकरीबन 0.10 मिलियन हेक्टर एरिया जो है वो हर साल एवरी ईयर वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की वजह से हमारा जाया हो रहा है। तो ये एक दूसरा प्रॉब्लम है जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में हम जिसको डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद है जी तीसरा इशू, वो है स्लो ग्रोथ ऑफ अलाइड प्रोडक्ट्स। देखिए, अलाइड प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर के साथ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे फिशरीज हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री है, लाइव स्टॉक इंडस्ट्री है, फॉरेस्ट इंडस्ट्री है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो अलाइड प्रोडक्ट्स हैं उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो है। तो इन अलाइड प्रोडक्ट्स की स्लो ग्रोथ की वजह से इसका इफेक्ट हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर पर भी आता है। तो ये एक इशू बन जाता है जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कमी आती है। इसके बाद एक और बहुत बड़ा इशू है, दैट इज द इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन से इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि रोड्स हैं, हमारी चैनल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हैं, ठीक है, हमारी एनर्जी है, हमारी जो लाइट का इशू है, लोड शेडिंग का इशू है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर जो फार्मर होता है उसको एक अच्छा रोड चाहिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज चाहिए, उसको मार्केट तक एक्सेस चाहिए। अगर वो मार्केट तक एक्सेस नहीं कर सकता तो डेफिनेटली उसके लिए फिर मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी कमोडिटीज को, अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाके सेल कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारी रोड्स का इशू, हमारा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, ठीक है ना जी, उनकी कंस्ट्रक्शंस का इशू है। तो ये इस वजह से भी हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसमें कमी आ रही है। इसके बाद है जी अन इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग्स। अन इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग्स का मतलब ये है कि हमारी जो लैंड है उसमें इनहेरिटेंस जो है उसके असूलों के तहत इसकी जब डिवीजन और सब डिवीजन होती है तो बिल्कुल सब डिवीजन और डिवीजन होने के बाद बहुत ही छोटा सा लैंड का जो एक पैच है वो एक फार्मर के हिस्से में आता है। इट इज एस्टिमेटेड कि ज्यादातर जो लैंड है वो तकरीबन 2 से 4 एकड़ जमीन जो है, ठीक है ना, वो फार्मर्स के पास है जो आम फार्मर्स हैं। तो इतनी थोड़ी लैंड के ऊपर ना तो वो कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में कमी आना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक एग्रीकल्चरल सेक्टर का प्रॉब्लम है। इसके बाद एक और जो इशू है वो है ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वो पुरानी है, ऑर्थोडॉक्स है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है फार्मर्स की फाइनेंशियल इश्यूज भी है, इसके अलावा अवेयरनेस का भी इशू है, लैक ऑफ नॉलेज है, ठीक है। उस वजह से हम जो है वो मैकेनाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे, हम ऑर्थोडॉक्स या ओल्ड मेथड्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। और डेफिनेटली एडवांस कंट्रीज के अंदर मॉडर्न मेथड इस्तेमाल हो रहे हैं, मैकेनाइजेशन जो है उसमें बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन आ चुका हुआ है, लिहाजा ओल्ड मेथड्स की वजह से हमारी प्रोडक्शन जो है वो कम होती जा रही है। अच्छा, इसके बाद इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट। अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें इनपुट करनी होती हैं। हमें फर्टिलाइजर चाहिए, हमें पेस्टिसाइड्स चाहिए, हमें अच्छे सीड्स चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और पेस्टिसाइड इंडस्ट्री जो है वो डिटीरियोरेशन का शिकार है।
हमारे पास हाई वैरायटी सीड्स जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी नहीं है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये हमारी जो इनएडिक्वेट सप्लाई है एग्रीकल्चरल इनपुट की, क्योंकि ये चीजों को अगर हम इनपुट करेंगे तो देन वी विल गेट आउटपुट। तो ये चीज याद रखिए कि उसकी इनएडिक्वेट सप्लाई की वजह से हमारी एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है दैट इज डिक्रीजिंग। इसके बाद अगर देखें इनएडिक्वेट एग्रीकल्चरल रिसर्च, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखें पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यहाँ पे एग्रीकल्चरल रिसर्च में और एग्रीकल्चरल एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन आना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 42 यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जिनमें बीएस ऑनर्स जो है वो करवाया जा रहा है एग्रीकल्चरल साइंसेस के अंदर। और इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली ये भी है कि एग्रीकल्चरल साइंसेस के अंदर हम एडवांस रिसर्च की तरफ नहीं जा रहे। हमारे पाकिस्तान के जो जर्नल्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते, क्वालिटी रिसर्च नहीं कर पा रहे हम। इसके अलावा जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हैं, तो लिहाजा हम वी आर लैगिंग बिहाइंड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। दैट इज अनदर रीजन ऑफ low production, or you can say it's a problem of agricultural sector. In addition to it that is subsistence farming. देखिए subsistence farming ये होती है कि हमारा जो फार्मर है उसकी जो ज्यादा प्रोडक्शन है वो अपनी रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा करने में इस्तेमाल हो जाती है, यानी वो जो प्रोडक्शन लेता है वो उसको अपने ही घर में स्टोर करता है, अपनी फैमिली के ऊपर यूटिलाइज करता है, ठीक है। लार्ज फैमिली होती है, पॉपुलेशन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्शन से उसको जो आउटपुट आता है, जो अर्निंग आती है वो बहुत ही लिमिटेड आती है, जिसकी वजह से वो मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। तो दिस इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज अनदर इशू रेलेवेंट टू एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। इन एडिशन टू इट लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी। व्हाट इज लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी? देखिए जी, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी ये है कि एक पैच ऑफ लैंड है, उसमें आप एक साल में कितनी ज्यादा क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं। द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन अ पैच ऑफ लैंड पर ईयर, दिस इज कॉल्ड क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान द क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज वेरी लो एज कंपेयर टू द एडवांस्ड कंट्रीज। यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल भी बहुत ज्यादा लिमिटेड यूज हो रहा है, और मल्टीपल क्रॉपिंग या जो है वो डबल क्रॉपिंग जो है उसके ऊपर काफी कम काम हुआ है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो लो है, ठीक है। इसके बाद वेरियस प्लांट्स डिजीजेस। देखिए एक बेसिकली बहुत सारी डिजीजेस हैं जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती है। व्हीट है, राइस है, उन पे रस्ट है, स्मट है, फंगस का अटैक है, पेस्ट का अटैक है। ये सारी प्रॉब्लम्स आने की वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है, राइट। तो ये जो प्लांट डिजीजेज हैं जो कि नेचुरली होती हैं, तो ये भी एक बड़ी वजह है, हमारे लिए एक चैलेंज है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। दूसरा है कि नेचुरल क्लैमिटीज। नेचुरल क्लैमिटीज की बात है, नेचुरल क्लैमिटीज में फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, राइट, और इसके अलावा जो है वो स्टॉर्म्स हैं, इसके अलावा जो है वो हमारी अनटाइमली जो रेन्स आती हैं, ठीक है ना जी, अनप्रिडिक्टेबल रेन्स आती हैं, ये सब नेचुरल क्लैमिटीज में हम शामिल करते हैं। एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट कि 20 से 30% प्रोडक्शन हम जो है जो हमारी प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज। सो नेचुरल क्लैमिटी इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ लो प्रोडक्शन, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। देन वी टॉक अबाउट स्कार्सिटी ऑफ HYV सीड्स। देखिए HYV सीड्स आर एडवांस सीड्स, इनको कहते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। तो पाकिस्तान के अंदर हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की जो है वो सप्लाई जो है वो कम है, ठीक है। उसके लिए डेफिनेटली जो है हमारी अच्छी अगर प्रोडक्शन हम चाहते हैं, कि हम बेहतर प्रोडक्शन लें, तो हमें हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो है वो यूज करने पड़ेंगे, जिनकी कमी है पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद है फार्मर्स लिटिगेशन। ये एक सोशल इशू है कि आपको जब भी कोई किसान फार्मर नजर आएगा, या तो आपको रेवेन्यू ऑफिस के अंदर नजर आएगा, पाकिस्तान में ये इश्यूज हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर नजर आएगा या कोर्ट्स के अंदर नजर आएगा, लिटिगेशन में मसरूफ होगा, ठीक है। तो उसका एक सोशल सेटअप इस तरह का बन चुका है कि वो इन प्रॉब्लम्स में हमेशा जो है इंट्रैप रहता है। जब वो इन प्रॉब्लम्स के अंदर इंट्रैप रहता है तो डेफिनेटली उसके पास
बहुत ज़्यादा कम टाइम होता है कि वो अपने काम की तरफ ध्यान दे, अपनी प्रोडक्शन की तरफ जाए, इन्वेस्टमेंट करे, टाइम दे। तो ये भी एक बड़ा इशू है जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो सफर कर रहा है। इसके बाद इलिटरेसी एंड इल हेल्थ है। अनफॉर्चुनेटली जो फार्मर्स हैं, जो खासतौर पे रूरल एरियाज के अंदर रहते हैं, ज्यादातर फार्मर्स इलिटरेट हैं, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं हैं, दे डोंट नो द एडवांस मेथड्स, मैकेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, टेक्निकलिटी से वाकफियत नहीं है, और इसके अलावा उनकी हेल्थ का इश्यूज भी है। रूरल एरियाज के अंदर हेल्थ के इश्यूज होते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज भी कम है, तो उनका बहुत सारा पैसा जो है वो हेल्थ इश्यूज को मैनेज करने के लिए यूटिलाइज होता है, जिसकी वजह से वो अपने एग्रीकल्चरल जो है वो सेक्टर है, या जो आप वो सेक्टर ऐसा जहाँ पे वो जो है अर्न करके जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो मजीद अर्न करेंगे, वहां पे वो बुनियादी तौर पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे होते। इसके अलावा लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज है। अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो फार्मर्स को नहीं दे रही, और इसमें कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि क्रेडिट जो है वो फार्मर्स को देते हैं, लेकिन वो जो क्रेडिट की कंडीशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा टफ होती हैं, और बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से फार्मर्स जो है वो अवॉइड करते हैं, ठीक है, इन क्रेडिट फैसिलिटीज को अटेन करने के हवाले से। देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दैट इज ए बिग इशू। बेसिकली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ये एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चरल पॉलिसीज हैं वो सफर करती हैं। एग्रीकल्चरल पॉलिसीज की फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन, इन फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते में जो सबसे बड़ी हर्डल है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं दे आर नॉट स्टेबल अनफॉर्चुनेटली। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं वो फुली तौर पे एस्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं, और अल्टीमेटली हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो गेन नहीं कर पा रहे जो हमें गेन करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे बहुत से सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट होते हैं, और उनमें से एक जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर है। इन एडिशन टू इट इंस्टेबिलिटी इन मार्केट, बेसिकली मार्केट के अंदर जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं उनकी प्राइसेस के अंदर स्टेबिलिटी भी नहीं है, उनकी प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आती है, उनकी प्राइसेस कम ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से जो फार्मर्स होते हैं दे रिमेन अंडर स्ट्रेस, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, वो हम एंड हॉ की सिचुएशन में रहते हैं, वो अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में रहते हैं, तो वो अपना अच्छा आउटपुट जो है वो इस एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर अनफॉर्चुनेटली नहीं दे पाते। इसके बाद है पुअर फाइनेंशियल पोजीशन। अल्टीमेटली फार्मर्स जो हैं, ज्यादातर फार्मर्स जो हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इस इन्वेस्टमेंट को डेफिनेटली अगर इन्वेस्टमेंट लो होगी, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट भी कम होगी। तो ये बेसिकली ये हमने जो डिस्कस की हैं, दीज आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम रेमेडीज, सॉल्यूशंस। देखें, अब मैं तकरीबन 10 के करीब एक प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशंस जो हैं वो डिस्कस करूंगा, जिसमें हम बताएंगे कि हम ये जितनी भी हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर से रेलिवेंट, उनको किस तरह से इरेडिकेट किया जा सकता है, किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो हम इन सॉल्यूशंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा एक सॉल्यूशन है दैट इज सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। डेफिनेटली इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो फार्मर्स को जो है वो एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करे, और बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ही ज्यादा इजियर टर्म्स एंड कंडीशंस पे प्रोवाइड करे, ताकि आसानी के साथ वो उस क्रेडिट को एग्रीकल्चरल सेक्टर में यूटिलाइज कर सके। इन दिस वे डेफिनेटली they will be successful in increasing their production. So the first solution is that कि जनाब जो फार्मर्स हैं उनको डेफिनेटली एक आसान बुनियादों पे एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है वो दिया जाए, दैट इज अ सॉल्यूशन। अच्छा, अगर सेकंड सॉल्यूशन की तरफ हम आए तो ये है कंट्रोल ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा बहुत सारा जो लैंड है वो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की वजह से जाया होता जा रहा है, तो हमें वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी को डेफिनेटली कंट्रोल करना है। अच्छा, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो मेथड्स हैं
जो हम अप्लाई कर सकते हैं। एक तो इसमें जरूरी है कि हम जो है रिफॉर्म्स लाएं, रिफॉर्म्स इन इरिगेशन। इरिगेशन सेक्टर के अंदर जो हम फ्लड इरिगेशन करते हैं हम उसको जो है वो खत्म करें, उसको अवॉइड करें और उसकी जगह हम स्प्रिंकल इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन का जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि वाटर लॉस ना हो, वाटर टेबल इंक्रीज ना हो, वाटर ज्यादा इन्फिल्ट्रेट ना करे, लैंड में पेनिट्रेट ना करे और वाटर टेबल राइज ना हो। तो ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा एक बहुत बड़ा जो इसका सोल्यूशन है वो है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन के जरिए से भी हम वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर क्यूरेटिव मेजर्स की बात करें, जिन जगहों पे वाटर लॉगिंग हो जाती है वहां पे हम लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लिफ्ट इरिगेशन, देखिए लिफ्ट इरिगेशन का मतलब है ट्यूबवेल्स। तो ट्यूबवेल्स के जरिए जो है वो वाटर को रिसाइकिल किया जाता है, तो ये भी एक इसका अच्छा सोल्यूशन है। इसके अलावा जो हमारी अर्थन कैनाल्स हैं उनकी लाइनिंग कर सकते हैं ताकि इन्फिल्ट्रेशन रेट हम कम कर सकें और वाटर टेबल जो है वो ऊपर आना जो है उसको हम रोक सकें। तो ये इस तरह से वाटर लॉगिंग की ये जो है रेमेडीज हैं, सैलिनिटी की रेमेडीज हैं। इसके अलावा हम जो सलाइन सॉइल है उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम कुछ इनडायरेक्ट फर्टिलाइजर जो है वो ऐड करके उसकी पीएच को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये एक दूसरी रेमेडी है जिसको हमने डिस्कस किया है। इसके बाद दूसरा सोल्यूशन है देन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। अच्छा, यू नो वेरी वेल दैट वाटर इज एन एक्सीलेंट सोर्स और रिसोर्स। वाटर एक बेहतरीन रिसोर्स है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास इस वक्त जो वाटर की रिजर्वायर्स हैं, जो महफूज वाटर है, वो जस्ट 30 से 40 डेज की कैपेसिटी यानी पाकिस्तान के पास है जो इस वक्त वाटर अवेलेबल है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अनफॉर्चुनेटली हम डैम्स कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे, वाटर कैचमेंट एरियाज नहीं बना रहे, हम अनफॉर्चुनेटली वाटरशेड मैनेजमेंट की फील्ड में भी पीछे हैं और रेन वाटर स्टोरेज के हवाले से भी हमारा काम बहुत कम है। तो इसलिए हमें वाटर को स्टोर करना है, क्योंकि वाटर जो है वो एक की एजेंट है, की एलिमेंट है जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में यूटिलाइज होगा तो प्रोडक्शन मिलेगी। तो उसके लिए वी हैव टू कंस्ट्रक्ट डैम्स। हमें छोटे छोटे डैम्स कंस्ट्रक्ट करने हैं ताकि उस वाटर को हम स्टोर कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद है मैकेनाइजेशन। डेफिनेटली वी नीड मशीन्स, वी नीड इक्विपमेंट्स, वी नीड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज in agricultural sector. So we have to promote mechanization in agricultural sector. हमें नई टेक्निक्स, मैकेनाइजेशंस और नए इक्विपमेंट्स जो है वो डेफिनेटली एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंट्रोड्यूस करवाने हैं ताकि आउटडेटेड मेथड्स जो हैं उनको न्यू मेथड्स के साथ हम रिप्लेस कर सकें। देन इसके बाद एग्रीकल्चरल रिसर्च को प्रमोट करना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने जैसे पहले बताया कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 42 यूनिवर्सिटीज हैं जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं और हमारी एग्रीकल्चरल रिसर्च की फील्ड में हम बहुत पीछे हैं, तो इसे हमें प्रमोट करना है। बेसिकली इसमें होना ये चाहिए कि हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए। हमारे इदारों का बाहर की यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए, बाहर के रिसर्चर्स के साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए और हमारे पास एक रिसर्च की फंडिंग होनी चाहिए जिसकी बेसिस पे हम जो है क्वालिटी रिसर्च वर्क कर सकें। तो डेफिनेटली एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है, ठीक है, एग्रीकल्चरल रिसर्च में इस एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंदर हम जो है बहुत सारी जो है जियोलॉजिकल मेथड्स या इन्वायरमेंटल जो मेथड्स हैं या टेक्निक्स हैं, जीआईएस है, आरएस है, उसके जरिए से भी हम अपनी जो प्रोडक्शन है उसकी एस्टिमेशन और उसकी इन्हांसमेंट में काम कर सकते हैं। सो एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है उसका इंक्रीज होना, बढ़ना, ये भी इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन है। देन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एज आई हैव टोल्ड कि जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, ठीक है, जो लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री है, ये सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, ठीक है ना। जो फ्रूट इंडस्ट्री है, तो ये इंडस्ट्री जितनी ज्यादा फ्लरिश होगी, इस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री जब फ्लरिश होगी तो डेफिनेटली इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर भी पड़ेगा। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव करना, फ्लरिश करना, ये एक और रेमेडी है, एक और सोल्यूशन है।
Then tax concession, the government should give tax concession to the farmers regarding import of seeds, machineries, equipments, ठीक है, एंड मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स। तो लिहाजा फार्मर्स को टैक्स कंसेशन देनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि वो आसानी के साथ इंपोर्ट कर सकें, बाहर से चीजें मंगवा सकें और उसको फिर अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर में यूटिलाइज कर सकें। इसके बाद है ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स। एज आई टोल्ड यू दैट अगर फार्मर्स आर अनफॉर्चुनेटली इलिटरेट, तो उनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, उनको नॉलेज मिलना चाहिए, उनको उनकी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए, उनको मॉडर्न टेक्निक्स सिखानी चाहिए। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि इस तरह की जो है वो कंपेन्स स्टार्ट करे जिसके जरिए से फार्मर्स को अपग्रेड किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ठीक है जी, और हमारा एनजीओज हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे शुड ऑल्सो टेक पॉजिटिव पार्टिसिपेशन इन दिस रिगार्ड, और वो ट्रेनिंग और अवेयरनेस के हवाले से अपना कंस्ट्रक्टिव रोल जो है वो प्ले कर सकती हैं। इसके बाद गवर्नमेंट की अगेन एक जिम्मेदारी है कि जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस है उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन आती है उस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करें, राइट, पॉलिसी मेकिंग करें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें, और जो प्राइसेस हैं उनके अंदर स्टेबिलिटी जो है उसको इंश्योर करवाएं। दैट इज अनदर रेमेडी। Then last but not least, the remedy is sustainable agriculture. देखिए what is sustainable agriculture? देखिए sustainable agriculture एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ना सिर्फ हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इनडेफिनेट टाइम के लिए इंश्योर करते हैं, बल्कि उसके साथ ही साथ फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशंस को भी इंप्रूव करने के लिए पॉलिसी मेकिंग करते हैं और इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करने के लिए भी एफर्ट्स करते हैं। तो ये जो सस्टेनेबल का वर्ड है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात होगी या सस्टेनेबिलिटी की बात होगी तो उसमें सोशल डेफिनेटली इन्वायरमेंटल रेस्टोरेशन की बात होगी, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात होगी और सोशल सेफगार्ड्स की बात होगी। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक पिलर है, सोशल पिलर है और एनवायरमेंटल पिलर है। तो इसी तरह सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर हम इस तरह की मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं जिनके जरिए से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर करते हैं फार्मर्स की, और इकोसिस्टम्स की भी प्रोटेक्शन करते हैं और सोसाइटी को भी बूस्ट अप करने की कोशिश करते हैं। अब मैं इसमें छोटी सी अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक सस्टेनेबल मेथड है जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में यूज किया जाता है। आमतौर पे हम पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, लेकिन पेस्टिसाइड्स के ऑल्टरनेट्स के तौर पे अगर हम कुछ इंटीग्रेटेड मेथड यूज करें तो उसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि हम प्रीडेटर्स इस्तेमाल कर लें, हम क्रॉप रोटेशन कर लें, हम ट्रैप क्रॉप टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा दें, राइट। तो इसी तरह हम जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दें। ये सब जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में आती है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमें प्रमोट करना चाहिए, यानी कि इसके अंदर जो है वो हमें सारे नेचुरल मेथड्स जो है वो यूज करके अपनी प्रोडक्शन को इन्हांस करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा जो है रोटेशनल ग्रेजिंग है, ये भी एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल मेथड है जिसके जरिए से हम जो है वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ सैलिनिटी है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है ग्रीन फर्टिलाइजर्स। हमें ना ग्रीन फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करना चाहिए जिनमें ग्रीन कंपोस्ट आ जाती हैं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं और उसके साथ ही साथ हमारी प्रोडक्शन में भी इजाफा करती हैं। एक मेथड है मल्चिंग, जिसमें हम जो प्लांट का जो है ब्रोकन पार्ट्स होते हैं, लीव्स और बार्क्स और ट्विग्स, उनको मिक्स करके उनको सॉइल के ऊपर दोबारा अप्लाई करते हैं, राइट। ये भी एक सस्टेनेबल मेथड है। तो ये जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही अहम है। इसमें वाटर मैनेजमेंट भी आ जाती है, उसकी कंजर्वेशन भी आ जाती है, सॉइल मैनेजमेंट और कंजर्वेशन भी आ जाती है, सॉइल इरोजन की मैनेजमेंट भी आ जाती है थ्रू टेरेसिंग, थ्रू स्ट्रिप क्रॉपिंग, थ्रू एले क्रॉपिंग, थ्रू शेल्टर बेल्ट्स। ये सारे मेथड्स हैं जो कि यहाँ पे मैं डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि दिस इज नॉट टॉपिक ऑफ द डे। तो ये चीज आप याद रखिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज अनदर सॉल्यूशन रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। सो आई होप सो कि मैंने ये जो आपको एक ये जो लेक्चर दिया है
इसमें मैंने कोशिश की है कि बड़े अच्छे तरीके से एग्रीकल्चरल सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी पहले इंपॉर्टेंस, फिर प्रॉब्लम्स और फिर रेमेडीज को मैं डिस्कस करूं। मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेफिनेटली जो है वो मेरी इंकरेजमेंट हो, मैं और अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाऊं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।